नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है अपनी एमसीक्यूज़ की क्लास के अंदर। दोस्तों, जैसा कि आप सभी को पता है, अपन थ्योरी करीब करीब कंप्लीट कर चुके हैं और पी ब्लॉक जो हमारा चैप्टर है वो अंतिम सीमा पे चल रहा है अपना। तो आज अपनी एमसीक्यूज़ की थर्ड क्लास है, जो अपने आज सुबह पढ़ा था उसी पे बेस्ड कुछ प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चंस हैं जो बड़ी महत्वपूर्ण है, बार बार एग्ज़ाम्स के अंदर पूछे जा चुके हैं। तो चलिए शुरू करते हैं अपना पहला सवाल। पहला सवाल आपके सामने कुछ इस प्रकार से है कि संसार का सबसे चंचल तत्व किसे कहा जाता है। आपको इस बात का आंसर देना है। आपके सामने कुछ आंसर ऑप्शंस है। ऑप्शन नंबर ए हाइड्रोजन, ऑप्शन नंबर बी कार्बन, ऑप्शन नंबर सी नाइट्रोजन और ऑप्शन नंबर डी ऑक्सीजन। तो आपको बताना है कौन सा संसार का सबसे चंचल तत्व है। जल्दी से जिन बच्चों को पता है वो आंसर कॉमेंट करें। तो बच्चों, हाइड्रोजन की अगर बात करें तो इसे आवारा तत्व कहा जाता है। क्या? आवारा तत्व। क्यों? क्योंकि आवर्त सारणी के अंदर इसकी पोजीशन फिक्स नहीं होती। जो बच्चा घर में टिकता नहीं है, सारे दिन बाहर घूमता रहता है, एक जगह फिक्स नहीं रहता, तो उसे क्या कहते हैं? आवारा, लुच्चा, लफंगा, निकम्मा। तो ठीक इसी प्रकार आवर्त सारणी में भी हाइड्रोजन की जो स्थिति है वो निश्चित नहीं है। इस कारण हाइड्रोजन को आवारा तत्व कहा जाता है। बात करते हैं कार्बन की, तो कार्बन को सबसे चंचल तत्व कहा जाता है ना। कार्बन को चंचल तत्व क्यों कहा जाता है? क्योंकि कार्बन आवर्त सारणी के करीब करीब जो तत्व हैं उनके साथ बॉन्ड बना लेता है, बंध बना लेता है ना। तो इस कारण इसे चंचल तत्व कहा जाता है। तो अपने क्वेश्चन नंबर ए का आंसर कौन सा आ जाएगा? बी। ठीक है। नेक्स्ट सवाल, सवाल नंबर 2। सवाल नंबर 2 है नाइट्रोजन क्या है? नाइट्रोजन क्या है? पहला ऑप्शन धातु है, उपधातु है, अधातु है या परिस्थिति पर निर्भर करता है। तो आपको बताना है बच्चों, धातु या उपधातु में से कौन सा है। जिन बच्चों को इसका आंसर पता है वो जल्दी से कमेंट करो। तो बच्चों, आपको मैंने बताया कि एक वर्ग में ऊपर से नीचे जाने पर क्या होता है? धात्विक लक्षण बढ़ते हैं। कारण ऊपर से नीचे जाने पर साइज बढ़ता है। साइज बढ़ने के कारण क्या होता है कि जेड इफेक्टिव मैं कहता हूँ कि कम होता है, इसी कारण तो साइज बढ़ता है। और जेड इफेक्टिव कम होने का मतलब ही क्या है कि इलेक्ट्रॉन पे आकर्षण कम है। इलेक्ट्रॉन पे क्या है? आकर्षण कम है। इलेक्ट्रॉन पे यदि आकर्षण कम है तो इलेक्ट्रॉन आसानी से त्याग करेगा, और इलेक्ट्रॉन आसानी से त्याग करने के इस गुण को क्या कहते हैं? धात्विक लक्षण। तो ऊपर से नीचे जाने पर क्या होता है? धात्विक लक्षणों के अंदर, धात्विक लक्षणों में बढ़ोतरी होती है ना। धात्विक लक्षणों में बढ़ोतरी होती है। तो अपन क्या कहेंगे? सबसे ऊपर वाला क्या है? अधातु, और सबसे नीचे वाला धातु, बीच में सारी बच गई वो क्या? उपधातु। तो नाइट्रोजन और फॉस्फोरस क्या होते हैं? अधातु। आर्सेनिक और एंटीमनी क्या होते हैं? उपधातु। और बिस्मिथ क्या है? एक धातु, जो कि मैंने आपको क्लास के अंदर करवा रखा है। तो नाइट्रोजन क्या है? एक तरह की अधातु है। तो हमारा आंसर कौन सा आ जाएगा? सी। ठीक है। नेक्स्ट करते हैं सवाल नंबर 3। सवाल नंबर 3 हमें कहता है कि नाइट्रोजन परिवार की जो निकटवर्ती वर्गों से अधिक आयनन ऊर्जा होती है। जो अपना नाइट्रोजन परिवार है उसका जो निकटवर्ती वर्ग है, जैसे नाइट्रोजन के निकटवर्ती वर्ग कौन से होते हैं? नाइट्रोजन के बाद ऑक्सीजन आता है, उससे पहले कार्बन आता है। एक तो कार्बन परिवार और एक ऑक्सीजन परिवार, इन दोनों से नाइट्रोजन की क्या होती है? आयनन ऊर्जा ज़्यादा होती है। तो इसका कारण आपसे पूछा है क्या होती है, इसका कारण क्या होगा? तो आपके सामने ऑप्शन ए कहता है छोटे आकार के कारण, ऑप्शन बी कहता है स्थायी विद्युत ऋणता के कारण, ऑप्शन सी अर्धपूरित विन्यास के कारण, और डी क्योंकि इनके दादा का राज है। नाइट्रोजन परिवार के दादा का राज है। तो जल्दी से जिन बच्चों को बताया इस सवाल का आंसर कमेंट करो बच्चों। तो मैंने बच्चों आज ही की क्लास में कराया कि नाइट्रोजन फैमिली का जो अगर इलेक्ट्रॉनिक विन्यास अपन देखते हैं, वो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास इस प्रकार से होता है। किस प्रकार से? NS2 NP3, यानी कि 2 इलेक्ट्रॉन तो S के अंदर होते हैं, यानी कि मैं कह सकता हूँ जो S उपकोष है वो पूरित रहता है। P सब सेल की बात करें तो ये अर्धपूरित रहता है। दोनों ही क्या अत्यंत ही स्थायी है। तो P उपकोष के अर्धपूरित होने के कारण ये स्थायित्व इनका बढ़ जाता है। थोड़ा स्थायित्व बढ़ जाता है तो स्थायित्व को आसानी से ये तोड़ना नहीं चाहेंगे, इस कारण इनकी आयनन ऊर्जा थोड़ी सी ज़्यादा होती है। तो अपने प्रश्न नंबर 3 जो है इसका सही ऑप्शन कौन सा होगा? अर्धपूरित विन्यास के कारण। ठीक है, समझ चुके हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। चले आगे। क्वेश्चन नंबर 4।
बड़ा ही सिंपल सा सवाल है लेकिन महत्वपूर्ण है, कई बार इस सवाल को पूछा जा चुका है और इसी वजह से मैंने ऐड किया है। सिंपल सवाल है तो प्रयोगशाला सहायक के अंदर पूछा जा सकता है। नाइट्रोजन के बीच में जो बॉन्ड होता है वो फॉस्फोरस बॉन्ड की तुलना में कमज़ोर होता है। इसका क्या कारण है ये आपको बताना है। पहला ऑप्शन आपको कहता है, क्या कहता है? पहला ऑप्शन कहता है बंधी इलेक्ट्रॉन के प्रतिकर्षण के कारण ऐसा होता है। दूसरा ऑप्शन कहता है छोटे आकार के कारण प्रतिकर्षण प्रभावी हो जाता है, इस कारण ऐसा होता है। तीसरा ऑप्शन है नाइट्रोजन को फॉस्फोरस पीटकर कमज़ोर कर देता है, इस कारण होता है। और चौथा ऑप्शन आपको कहता है ऑप्शन ए व बी दोनों सही है। तो जिन बच्चों को इस क्वेश्चन का जवाब पता है वो जल्दी से आंसर कमेंट करें। तो बच्चों मैंने आज ही की क्लास में करवाया है कि नाइट्रोजन के बीच में सामान्यतः ट्रिपल बॉन्ड पाया जाता है और ट्रिपल बॉन्ड बहुत ही स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होता है। लेकिन यदि बात करें सिंगल बॉन्ड की, नाइट्रोजन के बीच में सिंगल बॉन्ड और फॉस्फोरस के बीच में सिंगल बॉन्ड, तो बच्चों जो फॉस्फोरस वाला बॉन्ड है ये ज़्यादा स्टेबल होता है कंपेयर टू नाइट्रोजन बॉन्ड के। क्योंकि नाइट्रोजन का एक तो आकार छोटा होता है ना, साइज छोटा होता है, तो बंद दूरी बॉन्ड लेंथ भी क्या हो जाती है, छोटी हो जाती है। बॉन्ड लेंथ छोटी हो जाने के कारण होता क्या है कि नाइट्रोजन के ऊपर जो इलेक्ट्रॉन है जितने भी, और इस नाइट्रोजन के ऊपर जो इतने इलेक्ट्रॉन है ये एक दूसरे के साथ प्रतिकर्षित होने लगते हैं। प्रतिकर्षण के कारण ये जो बंध है ये कमज़ोर पड़ने लग जाता है ना। तो पहला ऑप्शन क्या कहता है, बंदी इलेक्ट्रॉनों के प्रतिकर्षण के कारण, तो बिल्कुल सही है। बंदी नहीं से अबंदी कर लो, अबंदी इलेक्ट्रॉन के प्रतिकर्षण के कारण, तो बिल्कुल सही है, अबंदी इलेक्ट्रॉन में प्रतिकर्षण लगेगा। और छोटे आकार के कारण यह प्रतिकर्षण क्या हो जाता है, प्रभावी हो जाता है। इस कारण क्या कहेंगे कि ऑप्शन ए व बी दोनों सही है। किसी प्रकार की कोई समस्या है नहीं है। चलें आगे, चलो जी। नेक्स्ट सवाल पाँचवां सवाल क्या कहता है, ऑक्सीकरण अवस्था बढ़ने से अम्लीय प्रवृत्ति में क्या फ़र्क पड़ेगा। जल्दी से इस क्वेश्चन का कमेंट करो। बड़ा ही आसान सा सवाल है, कई बार इस सवाल को पूछा जा चुका है। सवाल कहता है अपना कि ऑक्सीकरण अवस्था बढ़ने से अम्लीय प्रवृत्ति में क्या फ़र्क पड़ेगा। ऑप्शन नंबर ए कहता है घटती है, ऑप्शन नंबर बी अम्लीय प्रवृत्ति बढ़ती है, सी अपरिवर्ती रहती है और डी अचानक से बढ़कर घटती है। तो बच्चों मैंने आपको सीधा और स्पष्ट इस सवाल का जवाब बता रखा है कि यदि ऑक्सीडेशन स्टेट के अंदर बढ़ोतरी होती है तो अम्लीय प्रवृत्ति में क्या होगी, अम्लीय प्रवृत्ति में क्या होगी, कमी होगी। क्या होगी, कमी होगी। तो इस आधार पे उल्टा लिख दिया ना, अगर ऑक्सीडेशन स्टेट बढ़ती है तो अम्लीय प्रवृत्ति क्या होती है, बढ़ती है। क्या होगी, अम्लीय प्रवृत्ति बढ़ती है। तो अम्लीय प्रवृत्ति का यहाँ पर कौन सा आंसर आ जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 की ओर। छठा क्वेश्चन भी बड़ा ही महत्वपूर्ण सवाल है और सिंपल सा सवाल है। सवाल इस प्रकार से है कि कार्बन का जो कौन सा समस्थानिक है वो रेडियो सक्रिय है। ऑप्शन ए कार्बन 12, ऑप्शन बी कार्बन 13, ऑप्शन सी कार्बन 14, ये सभी रेडियो सक्रिय हैं। तो मैंने आपको क्लास के अंदर करवा रखा है कि दो सामान्य जो समस्थानिक है कार्बन के वो होते हैं कार्बन 12 और कार्बन 13, ठीक है, ये सामान्य है। लेकिन जो कार्बन 14 होता है ये क्या होता है, रेडियो सक्रिय होता है। क्या होता है, रेडियो सक्रिय। और इस रेडियो सक्रियता के कारण इसका उपयोग बड़ा महत्वपूर्ण है। क्या कि अन्य जितने भी कार्बनिक मटेरियल से पुराने जीवाश्म से उनका क्या किया जाता है, उनका आंकलन किया जाता है, उनकी आयु का आंकलन किया जाता है कि उनकी उम्र कितनी कर रही होगी, है ना। तो इसका अर्धायु काल मैंने T½ आपको बताया था 5780 वर्ष के करीब, है ना। तो इसका क्या है, अर्धायु काल। तो अपने इस सवाल का सही आंसर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन संख्या सी। किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं है। चलें आगे बच्चों, चलो जी। सवाल नंबर 7, किन तत्वों का प्रयोग ट्रांजिस्टर्स में किया जाता है। ट्रांजिस्टर्स आपको पता होते हैं क्या होते हैं, अर्धचालक युक्तियाँ होती हैं। तो आपको बताना है कि कौन से वो तत्व हैं, कौन सा उन तत्वों का जोड़ा है जिनका उपयोग ट्रांजिस्टर में यानी कि अर्धचालक युक्तियों के अंदर किया जाता है। क्या वो कार्बन और सिलिकॉन है, क्या वो सिलिकॉन और जर्मेनियम है, क्या वो ऑप्शन नंबर सी जर्मेनियम और टिन है, क्या वो टिन और लेड है। तो क्लास के अंदर मैंने इस सवाल का जवाब करवा रखा है कि शुद्ध अवस्था में सिलिकॉन और जो जर्मेनियम होता है इनका उपयोग किसके रूप में किया जाता है,
इनका उपयोग किया जाता है ट्रांजिस्टर के रूप में, ट्रांजिस्टर के रूप में। बड़ा ही महत्वपूर्ण सवाल है ये, फिजिक्स से भी, अर्धचालक जो आप पढ़ते हो उस चैप्टर से भी ये कनेक्ट होता है। तो फिजिक्स और केमिस्ट्री दोनों के लिए ये बड़ा ही महत्वपूर्ण सवाल है। तो इसका सवाल का जवाब अपना आ जाएगा ऑप्शन नंबर 20, सिलिकॉन और जर्मेनियम। तो किसी प्रकार की किसी भी बच्चे को समस्या नहीं होनी चाहिए, महत्वपूर्ण सवाल है, इसे याद ज़रूर कर लेना, ठीक है। नेक्स्ट सवाल, सवाल नंबर 8 क्या कहता है? कार्बन व सिलिकॉन क्या हैं? धातु हैं, उपधातु हैं, अधातु हैं, या ये उपरोक्त सभी हैं? तो बड़ा ही महत्वपूर्ण और सिंपल सा सवाल है। तो बच्चों मैंने आपको बता दिया था कि कार्बन जो फैमिली होती है वो इस प्रकार से होती है, और ऊपर से नीचे जाने पर क्या होता है? धात्विक लक्षण क्या होता है? बढ़ता है। धात्विक लक्षण क्या होता है? बढ़ता है। और धात्विक लक्षण बढ़ने के कारण सबसे नीचे वाले गुण जो तत्व होते हैं वो धात्विक गुणधर्म प्रदर्शित करते हैं। सबसे ऊपर वाले तत्व अधातु क्या? अधात्विक गुण प्रदर्शित करते हैं। और बीच वाले क्या? उपधातु, उपधातु। तो जो कार्बन और सिलिकॉन जो हैं वो क्या है? अपने अधातु हैं, है ना। तो इस सवाल का जो अपना जवाब होगा वो कौन सा होगा? ऑप्शन ए, ठीक है। कोई समस्या किसी बच्चे को नहीं है? चलें आगे। क्वेश्चन नंबर 9, कार्बन का क्रिस्टलीय स्वरूप कौन सा है? आपके पास कुछ ऑप्शंस हैं। हीरा, ऑप्शन नंबर बी ग्रेफाइट, ऑप्शन सी फुलरीन, या ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। तो बड़ा ही सिंपल सा सवाल है ये। आप 10th क्लास के अंदर ऐसे सवालों के जवाब किया करते थे, बस आपको अब क्या विशेष ध्यान रखिए सवाल का जवाब करना है। तो अपन पढ़ते हैं कि बच्चों कार्बन जो होता है ना उसके दो तरह के उपरूप होते हैं। कौन से कौन से? एक तो क्रिस्टलीय अपरूप होता है, क्रिस्टलीय अपरूप। एक अपन पढ़ते हैं अक्रिस्टलीय अपरूप, अक्रिस्टलीय अपरूप। जो अपना क्रिस्टलीय अपरूप होता है उसके अंदर हीरा व ग्रेफाइट शामिल करते हैं। क्या? हीरा व ग्रेफाइट शामिल करते हैं। और जो अक्रिस्टलीय है उसके अंदर अपन फुलरीन शामिल करते हैं, है ना। हीरा व ग्रेफाइट का संकरण देखें, हीरे के अंदर कार्बन का sp3 संकरण होता है, ग्रेफाइट में sp2 और फुलरीन में भी sp2। ग्रेफाइट व फुलरीन विद्युत के क्या होते हैं? चालक, जो मैं आपको क्लास में पढ़ा चुका हूँ और बड़ी महत्वपूर्ण है। कार्बन के अपरूप जो है बड़ी ही महत्वपूर्ण, आपको ध्यान में रखना है। तो अपना सवाल था कार्बन का अक्रिस्टलीय अपरूप कौन सा है? तो अपन को सीधा जवाब अपने को मिल चुका है। कौन सा है? फुलरीन। तो इस सवाल का कौन सा जवाब आएगा? ऑप्शन सी, ठीक है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 हमसे पूछता है कि गोलाकार फुलरीन को क्या कहते हैं? साइक्लिक फुलरीन कहते हैं, या अंडाकार फुलरीन कहते हैं, या बकी बॉल कहते हैं, या डक बॉल कहते हैं? तो बच्चों बड़ा ही सिंपल सा सवाल है और उसका बिल्कुल सिंपल सा जवाब होगा। मैंने आपको क्लास के अंदर करवा रखा है। यदि आपने कल थ्योरी की क्लास अगर आप लेते हो तो आपने देखा होगा सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन वहाँ पे कवर कर देता हूँ। ये तो अपना बस बेसिक रिपीटेशन चल रहा है, आपका रिवीजन चल रहा है कि आपको और अच्छी तरह से याद हो जाए। तो जो गोलाकार फुलरीन है अपने, उसे क्या कहते हैं? बकी बॉल कहते हैं। मैंने आपको क्लास के अंदर इंपॉर्टेंट मार्क भी करवाया था कि इसे याद रख लेना, सीधा पूछा जाता है। गोलाकार फुलरीन को क्या कहते हैं? बकी बॉल भी कहा जाता है। तो ये यहाँ पर अपन ने 10 क्वेश्चन आज कंप्लीट करे, है ना। तो उम्मीद करता हूँ मैं आपको ये सारे सवाल समझ में आए होंगे। सारे के सारे सवाल बड़े ही महत्वपूर्ण सवाल थे और प्रीवियस ईयर्स के अंदर काफ़ी सारे एग्ज़ाम्स के अंदर ये पूछे जा चुके हैं, है ना। तो करना, उम्मीद करता हूँ मैं आपको कि संभवतः, है ना, पेपर से पहले आपको 1000 क्वेश्चंस की एक सीरीज़ में आपके लिए लेके आऊँगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की, ठीक है। तो वो आपको मिल जाएगी आपके शायद यूट्यूब पे या फिर एप्लीकेशन पे, किसी भी तरह से आपके पास पहुंचा दी जाएगी। तो उसे आप अवश्य करिएगा, है ना। और थ्योरी वाली क्लास आप लगातार लेते रहिए। जैसा कि मैं आपको हमेशा कहता हूं, आप थ्योरी चाहे कितना भी पढ़िए, लेकिन जब तक आप क्वेश्चन आंसर्स प्रैक्टिस नहीं करोगे तब तक आपको किसी भी प्रकार का कोई फ़ायदा मिलने वाला नहीं है। तो मैं चाहूँगा बच्चों, प्रतिदिन आप 50 सवाल करें। अगर आपको सवाल नहीं मिलते हैं तो आप थ्योरी में से सवाल बनाएं और उन्हें करने का प्रयास करें, लेकिन प्रतिदिन आप कम से कम 50 सवाल करें। उसके अंदर आप जूलॉजी, बॉटनी, फिज़िक्स,
और केमिस्ट्री, सभी के 50-50 यानी कि कुल मिला के डेली आप मिनिमम 200 सवाल करें। यदि आप मिनिमम 200 सवाल करते हैं तो आप साइंस वाला पोर्शन आसानी से कवर कर पाएंगे। अन्यथा आप जब पेपर देने बैठेंगे एग्ज़ाम के अंदर, एग्ज़ाम हॉल के अंदर, तो आप थोड़ा सा बर्डन महसूस करेंगे, क्योंकि सिर्फ थ्योरी पढ़ने से आप केवल बोर्ड के एग्ज़ाम पास कर सकते हैं। कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम पास करना बड़ा ही मुश्किल हो जाता है केवल थ्योरी पढ़ने पे। तो लगातार MCQ करते रहिए और अपनी क्लास भी देखते रहिए, इंपॉर्टेंट सारा मटेरियल अपन कवर करते जा रहे हैं। तो मिलते हैं कल सुबह अपने P ब्लॉक की क्लास के अंदर। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।